वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे बालाजी ऑनलाइन क्लासेस पे। और मैं हूं जितेंद्र दलाल और आज हम फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, जिसमें हमारी प्लस 2 की जो क्लासेस चली हुई थी गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम कर चुके थे हम। उसकी पहली 2 एप्लीकेशन कर चुके हैं। तीसरी एप्लीकेशन आज हम करेंगे जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो तीसरी एप्लीकेशन को भी अब हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और ये कंसेप्ट बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे अजमेर बोर्ड हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। वैसे तो काफी सारे तरीके हैं, लेकिन गॉस थ्योरम का हम यूज करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे थिन इनफाइनाइट शीट के लिए, क्योंकि जितनी भी कॉम्प्लेक्स सरफेसेस होती हैं उनको हम गॉस थ्योरम से आसानी से यूज करके उनके रिस्पेक्टिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो डेरिवेशन है वो निकाल लेते हैं। उसी गॉस थ्योरम का अब हम यूज करेंगे। और इस इनफाइनाइट सीट का अब मैंने ये डायग्राम बना लिया है कि ये इस प्रकार से मैंने एक सीट ले ली है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये इनफाइनाइट तो नहीं है। ये इनफाइनाइट क्या है? ये एक प्रकार से हमने इनफाइनाइट सीट ही ली है, इस प्रकार से इनफाइनाइट सीट। अब इनफाइनाइट का मीनिंग ये है कि जैसे हमारे पास एक ये है, ठीक है, ये हमारा ये जैसे ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड है हमारा। तो ब्लैक बोर्ड की यदि हम बात करते हैं तो ब्लैक बोर्ड के विद रिस्पेक्ट में यदि मैं एक पॉइंट देखूं, ये पॉइंट लगाऊं, ठीक है, तो इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में पूरा जो जो बोर्ड है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी वो इनफाइनाइट है। जैसे किसी चीज को क्या हम बिल्कुल पास आके देखते हैं तो वो चीज क्या हमें बहुत बड़ी नजर आती है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू में क्या है? इनफाइनाइट है। यानी जो इनफाइनाइट शब्द यूज करते हैं, इनफाइनाइट सीट, इनफाइनाइट सिलेंडर, वो फिजिक्स में क्या होता है? रिलेटिव टर्म होती है। किस प्रकार की टर्म होती है? वो रिलेटिव टर्म होती है। रिलेटिव टर्म कैसे? कि जैसे आपने क्या है, हम सपोज करते हैं जैसे हमारा ये पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड है। अब इसमें हम यहाँ कोई छोटा सा कुछ ऐसा रख देते हैं, जैसे हमने सपोज करो कोई भी इंसेक्ट रख दिया यहाँ पर। अब वो इंसेक्ट पूरे बोर्ड को देखेगा विद रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या है? बहुत बड़ा नजर आएगा, इनफाइनाइट नजर आएगा, ठीक है। यानी एक पॉइंट की तुलना में दूसरे पॉइंट में क्या हो? बहुत ज्यादा हो। अब जैसे हमने ये सीट ली है, इस सीट से हम क्या है? इस पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, यहां से लेकर यहां तक। मान लिया ये डिस्टेंस हमारी कितनी है? आर है। अब जो ये आर है, इस पॉइंट पी के लिए ये इनफाइनाइट सीट कब होगी? जब इस सीट के डायमेंशन, ठीक है, इस पॉइंट से ये काफी, देखो ये काफी नजदीक होता है वैसे काफी, और ये सीट काफी पतली होती है और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इसके नजदीक होता है। लेकिन थोड़ा समझाने के लिए हमें थोड़ा बड़ा बड़ा इसको बनाना पड़ रहा है। तो इनफाइनाइट का मीनिंग आप समझ पा रहे होंगे कि इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है, कि इसके जो डायमेंशन है हमारी सीट का, यो ठीक है, इसकी तुलना में ये जो पॉइंट है आर, ये काफी नजदीक है इसके। यानी कह सकते हैं कि ये आर बहुत ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू जो हमारी डायमेंशन है, जो लेंथ है, ये कह सकते हो आप हमारी जो ये हमने थीन सीट ले रखी है इसकी। इसलिए ये इनफाइनाइट सीट का काम करेगी। जैसे किसी इंसेक्ट के लिए हमारा ब्लैक बोर्ड कैसा काम करेगा? इनफाइनाइट का काम करेगा, उसको काफी बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। जैसे एफिल टावर है या कुतुब मीनार है, आप दूर से देखोगे उस चीज को तो आपको आराम से दिखाई देगा, लेकिन बिल्कुल कुतुब मीनार के बिल्कुल साथ में, बिल्कुल उसके पास खड़े होकर देखोगे तो आपको बहुत ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा, तो आपको इनफाइनाइट नजर आएगा। बिल्कुल उसके पास से देखोगे तो क्या आपको कुछ हिस्सा ही दिख पाएगा। तो उस टर्म में जब आप कुतुब मीनार के बहुत ज्यादा नजदीक हो, ठीक है, या किसी पोल के बहुत ज्यादा नजदीक हो, जैसे कोई भी एफिल टावर है या कोई टावर है, तो उस केस में वो आपको बहुत ज्यादा इनफाइनाइट, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? इनफाइनाइट लेंथ आपको दिखेगी, क्योंकि पूरा देख ही नहीं पाओगे आप उस चीज को, ठीक है, कुछ हद तक उस चीज को देख पाओगे आप, ठीक है। तो वो उसका किसका काम करेगा? आपके लिए इनफाइनाइट का काम करेगा। सेम इसी तरीके से हमारी जो ये सीट है ये इनफाइनाइट का काम करती है। कैसे काम करती है मैं आपको बता चुका हूं कि भाई जो हमारा ये पॉइंट है ये हमने लिया यहाँ पर। अब इस इनफाइनाइट सीट पे हमने कैसा चार्ज ले लिया? पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है। हमने कैसा चार्ज ले लिया? पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर हमने ले लिया। किस प्रकार का चार्ज स्प्रेड कर लिया? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमें आदत बनी हुई है पॉजिटिव चार्ज से कैलकुलेट करने की। नेगेटिव से करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का।
अब जो ये पॉजिटिव चार्जेज है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आ रहा है, तो अब ये इनफाइनाइट सीट है, तो इसके लिए यूनिफॉर्म क्या है, जितनी दूरी पे ये पॉइंट पी है इतनी दूरी पे पॉइंट पी ये हमने ले लिया कि भाई दोनों तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म अप्लाई करेगा आपका। ठीक है, अब ये पॉइंट पी ले। अब जो ये लाइन बनी है हमारी, इस लाइन के लिए यदि हम गॉसियन सरफेस खींचेंगे तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस है ये इस प्रकार से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगी, जैसा कि मैंने आपको ये वायलेट कलर से जो ये सरफेस बना के दिखा रखी है, आप देख पा रहे होगे ये वाली। ठीक है, इस प्रकार की गॉसियन सरफेस बनेगी। मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूं कि ये जो गॉसियन सरफेस है, देखो ये, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस बनी हुई है हमारी इसके लिए। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस हमारी बनी हुई है। दिख गई होगी आपको गॉसियन सरफेस कौन सी। अब ये आप बोलोगे ये सर गॉसियन सरफेस तो क्या है भाई, जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे हायर क्लासेस में जाओगे तो धीरे धीरे करके क्या है, आप सभी के सभी गॉसियन सरफेस का आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप सीख भी जाओगे और पता भी लग जाएगा कि कौन सी सरफेस किस प्रकार की सरफेस बनाती है। तो ये जो इस प्रकार की यहाँ पर किस प्रकार की गॉसियन सरफेस बनेगी हमारी, सिलेंड्रिकल। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ये हमने ले रखी है, ये इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक हमने कितनी ले रखी है, ये हमने आर, यहाँ से यहाँ तक की हमने कितनी ले रखी है, आर। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं कि हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमने इस पे स्प्रेड कर रखा है। ठीक है, अब इसके लिए हम मान लेते हैं कि जो सिग्मा है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, सिग्मा हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया। ठीक है, सिग्मा को हमने क्या कंसीडर कर लिया कि इसके ऊपर किस प्रकार का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पूरी पूरी सीट पर फैला हुआ है, और इसके लिए सिग्मा हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लिया। तो सिग्मा क्या होता है आपका, इस सरफेस, ठीक है, कि कितनी सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है, कितनी सरफेस पे आपका कितना चार्ज है, वो सिग्मा होता है। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या कर लिया कि ये जो एरिया है, इस जो ये वाला एरिया है, इस एरिया को हमने कितना मान लिया, ए मान लिया। इसी प्रकार से ये जो हमारा एरिया है इसको भी हमने कितना मान लिया, ए एरिया मान लिया। ठीक है, अब इसमें देखो तीन सरफेस बनेगी जहां फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा। यदि मैं इसके यहां से देखूं, यहां से इस इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में इस प्रकार से होगी। ठीक है, इस प्रकार से होगी। ठीक है, मैं डायरेक्शन शो कर देता हूं एक बार, थोड़ा सा डायग्राम बना के कि डायरेक्शन कैसे शो होगी आपकी, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, एरिया हमने ए लिया था, ये डायरेक्शन किसकी होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। सेम यदि मैं इस तरफ से बात करता हूं तो इस तरफ से डायरेक्शन जो होगी आपकी यहाँ से, ठीक है, इस तरफ से यदि मैं बात करता हूं, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ये इसकी तरफ आपकी ऐसे होगी डायरेक्शन। ठीक है, इस प्रकार से आपकी डायरेक्शन होगी। आप और भी खींच सकते हो लेकिन हमारे पास स्पेस कम है, थोड़ी हम कम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये डायरेक्शन ले ली इसकी, ये हमारी डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस सरफेस पे, इस एरिया में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अब हमें पता है कि जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर की क्या होता है आपका, नॉर्मली होता है। तो एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी एरिया वेक्टर की, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये हो जाएगी। ठीक है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी इस सरफेस के लिए, और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस ये हो जाएगी। अब एक तीन सरफेस बनी हमारी, एक सरफेस तो ये है, एक सरफेस आपकी ये है, और एक ये जो पूरी की पूरी जो सरफेस बनी है ये। तो इस पे आप कहीं भी पॉइंट लोगे, तो जैसे ये लोगे तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होगा आपका, ऐसे ऊपर की तरफ होगा, ये आपका क्या होगा यहाँ पर एरिया वेक्टर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपका क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, ये तो आपका क्या है, एरिया वेक्टर है, और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अब इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री में। लेकिन इस एक सरफेस की और दो सरफेस में देखो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ एंगल 0 डिग्री बनेगा, और यहाँ भी एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। एक्सप्लेन आपको समझना है हर तरीके से। तो देखो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा, यदि मैं फ्लक्स निकालना चाहूँ तो फ्लक्स होगा आपका कितना, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब φ1 क्या है, पहली सरफेस के लिए फ्लक्स, φ2 क्या है आपका, दूसरी सरफेस के लिए फ्लक्स, और φ3 क्या है आपकी, तीसरी सरफेस के लिए फ्लक्स। ठीक है, ये क्या होगा आपकी तीसरी सरफेस के लिए क्या होगा, फ्लक्स होगा। यदि मैं अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बात करूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू
गोस थ्योरम में यदि बात करता हूं, गोस थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैं गोस थ्योरम यदि बात करता हूं तो जो आपका फ्लक्स होगा, यानी फ्लक्स जो इनसाइड है, इनसाइड फ्लक्स है, ठीक है, या ये कह सकते हो कि आपका जो फ्लक्स है वो होगा आपका किसके बराबर, कि जो फ्लक्स है आपका वो होगा आपका Q इनसाइड डिवाइडेड बाय आपका क्या, एप्सिलॉन नॉट, ये होगा, ठीक है। अब फर्स्ट सरफेस के लिए, अब फर्स्ट सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ठीक है, मान लिया सरफेस ds ले लेते हैं हम, ठीक है, तो फर्स्ट के लिए क्या होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, E वेक्टर इनटू ds वेक्टर, दूसरी ये होगा हमारे फर्स्ट सरफेस के लिए, दूसरी सरफेस के लिए क्या होगा आपका क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और तीसरी सरफेस के लिए क्या होगा हमारा, ये दूसरी सरफेस के लिए है, और तीसरी सरफेस के लिए क्या होगा हमारा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमने लिया है। अब यदि मैं इसको देखूं ध्यान से तो ये हो जाएगा हमारा कि यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, येलो पेन से लिखता हूं यहां पर कि Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट सरफेस के लिए है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो फर्स्ट सरफेस में 0 है तो डॉट प्रोडक्ट ओपन कर लेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो क्या होगा E ds cos 0, फिर दूसरी सरफेस के लिए, दूसरी सरफेस पे एंगल 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट ओपन कर लो अपनी, E ds cos 90 डिग्री, फिर तीसरी सरफेस के लिए ओपन कर लो, तीसरी सरफेस के लिए क्या हो जाएगा आपका E ds cos 0। अब देखो cos 0 की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1 और cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0, तो इस, अब देखो वैसे भी ये क्या होगा, देखो बाहर की तरफ है तो बाहर तो होगा ही नहीं, क्योंकि देखो ये हमारी गॉसियन सरफेस है, यदि गॉसियन सरफेस से बाहर लेंगे तो इलेक्ट्रिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो वहां पर क्या होगा आपका फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि बाहर तो लाइन जा ही नहीं सकती, इसलिए ये क्या होगा आपका, ये इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे 0 और इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 1, तो हमारा क्या बचेगा कि Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा बचेगा इंटीग्रेशन E ds, ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी और इंटीग्रेशन E ds ये बच जाएगा, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट सरफेस का है और ये फर्स्ट सरफेस का है, ये सेकंड सरफेस का है, देखो ये फर्स्ट का है, ये सेकंड सरफेस का है और ये थर्ड सरफेस का है। अब हमने ये जो एरिया है ये कितना ले रखा, हमने A ले रखा है, और ये एरिया भी हमने कितना ले रखा है, हमारा A ले रखा है। अब ये हमने A ले रखा है तो यदि हम E है, E तो क्या होगा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दी जो गॉसियन सरफेस है, E तो चेंज होगा नहीं। अब E चेंज नहीं होगा तो हम क्या है, E को क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, और इंटीग्रेशन किसका बचा ds का, प्लस E को बाहर ले लें, इंटीग्रेशन किसका बचा ds का, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिखता हूं कि Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, अब देखो E तो बाहर है आपका, अब देखो इसमें स्मॉल एरिया हमने ले रखा है कोई भी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा एरिया निकल के आ जाएगा, और पूरा एरिया हम कितना ले रहे हैं A, तो ये A हो जाएगा, प्लस इसका भी करेंगे तो पूरा एरिया क्या आ जाएगा आपका A, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं कि Q इनसाइड डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं कि Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA, दोनों को जोड़ोगे तो 2EA आ जाएगा, ठीक है। अब हमने पीछे एक टर्म आपको बताई थी, दूसरा पेन ले लेते हैं हमने सिग्मा लिया था, सिग्मा था आपका कि चार्ज इनसाइड, ठीक है, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एरिया, हम फील भी कराएंगे इस बात का, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो Q इनसाइड है आपका वो कितना आ जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया A, ठीक है। लेकिन हम पीछे एक बार आपको लेके चलते हैं कि Q इनसाइड हम कौन सा लेंगे, थोड़ा सा आपको फील करवाने के लिए, देखो यहाँ बार चार्ज नहीं है, यहाँ बार चार्ज नहीं है, तो चार्ज तो क्या है, सिर्फ ये अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है ना, अंदर वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो अंदर है, ये जो सर्कुलर पार्ट होगा इसमें चार्ज है सिर्फ,
ठीक है ना। ये पूरी की पूरी सरफेस पे ऐसे बनेगा सर्कुलर, ये पूरी, हालांकि इसमें हमारा हमने कंप्लीट बनाया नहीं है। जैसे हमारा ये ऐसे सर्कल है, तो देखो ये पाइप की तरह है खोखली, तो ये पूरी पाइप क्या होगी, इस प्रकार से होगी ना, ये पूरी की पूरी पाइप। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसका एरिया इतना ही होगा जितना ये आगे से है। देखो पूरी पाइप है, पाइप का जितना एरिया अंदर होगा उतना ही बाहर होता है। तो थोड़ी ये शो करने के लिए, तो क्यू इनसाइड कितना हमने यहाँ पर, हमने कितना लेके चल रहे हैं क्यू, और इसका एरिया कितना है, तो इसमें सिग्मा कितना हो जाएगा, क्यू बाई ए। तो यहीं से लिया है हमने, इसको ज्यादा कंफ्यूज आपको होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो ये वैल्यू आई है हमारी कि हमारा सिग्मा हमारा क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड हमारा क्या होगा, सिग्मा इनटू ए। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, ये हो जाएगी आपकी सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e a। अब a से a कैंसल, ठीक है, आपका 2e किसके बराबर बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के लिए, और यहां से e निकाल लोगे तो किसके बराबर बचेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के लिए। तो इतना आपका एक्सप्रेशन आएगा निकल के इनफाइनाइट सीट के लिए। ठीक है, याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। इतना आपका निकल के आएगा किसी भी इनफाइनाइट सीट के लिए। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब देखो, जो हमने इसमें एक चीज देखो कि हमने कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ये देखो, ये याद रखना है, ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन, हमने इस पॉइंट से यहाँ पर या इस पॉइंट से यहाँ पर, देखो अब इसमें कहीं भी ये आर फैक्टर आया, कहीं आया ही नहीं आर फैक्टर। यानी यदि हम इनफाइनाइट सीट के लिए देखेंगे कि भाई हम यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, या यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, सब हम क्या पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। लेकिन किस केस में होगा, जब ये फील्ड क्या हो, इनफाइनाइट, जो ये सीट हो किस प्रकार की हो, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मीनिंग समझ गए होगे कि इसके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में जो ये आर है वो काफी छोटी हो, काफी लेस हो। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस सीट के आसपास आप कहीं भी इस एरिया में निकाल लोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सीट के लिए आपका आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। पूरी की पूरी सीट के लिए कितना आएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लिए आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये आपका जो फैक्टर है, डिस्टेंस है, ये r इस पे डिपेंड नहीं करता, इसका क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कांस्टेंट कह सकते हो या इंडिपेंडेंट है, या डिपेंड इस पे नहीं करता। ठीक है, और लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होता है कि कुछ बच्चे रिजल्ट निकाल के आते हैं इसका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कुछ बुक में दिया होता है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं है, इसका आंसर ये आएगा, आपको यहाँ तक इसको करके आना है। ठीक है, और एक इसका केस और हम ले लेते हैं, हम एक केस, एक पेज ऐड क्या, चलो ऐड ही कर लेते हैं, एक पेज ऐड करके हम एक चीज और बताते हैं आपको थोड़ा सा, जिससे आपका तो मेंटल लेवल है वो थोड़ा डेवलप होगा। एक सीट हमने ये ले ली, ठीक है, एक सीट ले ली हमने ये इस प्रकार से। ठीक है, ये सीट मैंने जनरेट कर लिया आपके लिए, ये सीट मैंने ले ली। ठीक है, और इसी के पैरेलल हमने एक सीट और जनरेट कर ली ऐसे, ये देखिए एक सीट और बना ली हमने, ये सीट है, ये सीट ले लिया। ठीक है, अब जो ये सीट ले ली हमने, पहली सीट पर हमने क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर दिया। ठीक है, पहली सीट पर हमने किस प्रकार का चार्ज स्प्रेड कर दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर दिया, ये स्प्रेड कर दिया भाई पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस प्रकार से पहली सीट पर हमने पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर दिया, दूसरी सीट पर हमने क्या है, नेगेटिव चार्ज स्प्रेड कर दिया इस तरीके से। ये क्या है हमारा, नेगेटिव चार्ज। दूसरी सीट पर कैसा चार्ज ले लिया, नेगेटिव। अब देखो, अब आपको निकालना है एक तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 3 पॉइंट पर हम देखेंगे। सबसे मेन बात तो हमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन देखनी है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, ये हमारी सीट ए है, ये सीट ए है, और ये हमारी सीट बी है। ठीक है, 2 सीट है। अब इस पॉइंट पर यदि मैं बात करूं, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, E1।
इस प्लेट की वजह से जो चार्ज लगेगा फर्स्ट प्लेट की, ठीक है, इसके ये E1 लगेगा। अब जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये होगी E2। देखिए बात को ध्यान से। अब जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा E1 वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी क्या है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, ये होगी E2, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से नहीं, जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव अवे करता है, ये तो नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन लगेगी और पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपकी क्या डायरेक्शन लगेगी, हमारी ये लगेगी, ठीक है। अब इसको यदि हम देखते हैं, यदि हम इसको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो इफेक्ट है भाई E1 E2 को कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि इक्वल चार्ज है। सिग्मा जो इनकी चार्ज डेंसिटी क्या है, हमने सिग्मा ले ली, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को क्या होगा, कैंसिल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका, जीरो। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ करके देखेंगे इस रीजन में, तो जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इन इनफाइनाइट शीट के लिए, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या जाएगा, E1 प्लस E2 आ जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आएगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। और E की वैल्यू हमने कितनी निकाली है इनफाइनाइट के लिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे और जोड़ देंगे, तो जोड़ के आएगा E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E वो कितना होगा आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और ये कंसेप्ट आपका कैपेसिटर में भी यूज होगा, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। वहां सिग्मा की वैल्यू हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, तो आपको पता है कि कैसे। और ये भी देखोगे तो ये भी क्या है, डिस्टेंस पे निर्भर नहीं कर रहा है कि भाई इतनी दूर पॉइंट है या इससे इतनी दूर पॉइंट है, यानी इस पूरी की पूरी इसके अंदर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आपका क्या रहेगा, जीरो, ओ सॉरी नॉट जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगा। इस प्रकार से इक्वल और अपोजिट चार्जेस यदि हम इसमें फैलाएंगे तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो 3 रीजन बने हमारे, एक तो रीजन कौन सा बना, ये, और एक रीजन हमारा ये बना, और तीसरा रीजन यहाँ बना। तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपका, जीरो। और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा, ठीक है। और यदि आपसे कोई डायरेक्शन पूछ ले तो कि भाई इसमें डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो सीधी बात है, पॉजिटिव से इस तरफ लेके चलते रहो आप, ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन शो कर दो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। और किस प्रकार का होगा, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किस प्रकार का चार्ज होगा, ये जो लाइन आपकी होंगी किस प्रकार की होंगी, आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किस प्रकार की लाइन होंगी आपकी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस। यदि आपसे कुछ इस प्रकार की बात पूछी जाती है तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप कोई भी आपसे कोई चीज पूछे या कंसेप्ट पूछे तो आप बता सकते हो। इस पे न्यूमेरिकल करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो इसमें हम एक चीज और लेते हैं कि इसमें एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं कि छोटा सा कंसेप्ट है वो दे दिया जाता है बीच में, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जस्ट डेफिनेशन है वो मैं आपको लिखवा दूंगा इसकी। ये है कंसेप्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग की कि द वैनिशिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन लिखिए इसकी, द वैनिशिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the vanishing of electric field, the vanishing of electric field inside a cavity, inside a cavity, inside a cavity is called
electrostatic shielding is called electrostatic shielding is called electrostatic shielding। ठीक है, यानी किसी कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाना, जीरो, वेनिश हो जाना। ठीक है, तो इसमें आप नीचे लिखोगे थोड़ा और लिखोगे इसमें, इफ एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड इनसाइड, if an object located inside a hollow conductor is subjected to electric field, there will be no effect of electric field. There will be no effect of electric field on the object. That is hollow conductor shield the object, that is थोड़ा सा ठीक लिखते हैं इसको, स्लिप हो गया था पेन, that is hollow conductor shield the object that is hollow conductor shield the object from external electric field. This concept is used to shield the wire This concept is shield the wire carrying audio signal और इसी को आप बोल सकते हो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल from external electric field. आप यही आपके सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इतना, ठीक है। यदि पूछा जाता है तो आप जस्ट ओनली आपको एलिमेंट्री आइडिया है, कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आप जैसे ऑप्शन दे दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, वहां भी एक जीरो भी डाल देंगे। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जो वेनिशिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं किसी भी कैविटी के अंदर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, ठीक है। यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोकेट करते हैं, किसी होलो कंडक्टर के अंदर लोकेट करते हैं और उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उसके अंदर जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो होलो कंडक्टर है वो शील्ड कर देता है ऑब्जेक्ट को, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे क्या करता है, शील्ड कर देता है, उसको बचाता है। उसको अंदर क्या होता है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बाहर का जो इफेक्ट है होलो कंडक्टर के अंदर कोई उसका इफेक्ट नहीं होता। तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से हम भेजते हैं उसको अप्लाई करते हैं, उससे बचाने के लिए हम क्या है इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का ही हम यूज करते हैं।
तो उसमें इसका यूज किया जाता है। ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो मैं आपको एक बार दोबारा एक बार बता देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, और फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो उसको भी हम क्या है अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला किसी भी थिन इनफाइनाइट शीट का। ये याद रखना कि ये थिन इनफाइनाइट शीट के लिए बहुत पतली होती है। मैं थोड़ा ये समझाने के लिए बनाना होता है। ये बिल्कुल बहुत ज्यादा पतली होती है, ठीक है, थिन शीट होती है ये आपकी। तो हमने ये एक शीट ले ली इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट का हमने आपको मीनिंग समझाया। तो इसमें हमने गॉसियन सरफेस बना ली। इस प्रकार से सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमारी बन जाएगी। इसमें तीन रीजन बनेंगे हमारे, 1, 2 और ये तीन रीजन में हमने फ्लक्स फाइंड आउट करना है। और ये हमने जो होलो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम कितना लेके चले हैं, आपका ए लेके चले हैं, ठीक है। अब उस केस में यदि हम बात करते हैं कि दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, इस सरफेस पे भी इस सरफेस पे भी, तो हम दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने देख ली। और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर की हमेशा डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के नॉर्मल होती है, यानी सरफेस के। तो इसलिए यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल बनाएगा 0 होगा आपका एरिया वेक्टर के साथ, और यहाँ भी जो एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, 0। लेकिन मैं इस तीसरी सरफेस की यदि मैं बात करूं, इसकी ये तीसरी सरफेस की, जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पर स्मॉल एरिया, तो यहाँ पर आपका एरिया जो वेक्टर है वो सरफेस के नॉर्मल होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ये होगी। इसलिए इनके बीच में एंगल कितने का बना आपका, 90 डिग्री का एंगल बना। तो तीन सरफेस हमने फ्लक्स निकाल लिया कि फाई इक्वल टू फाई 1, फाई 2, फाई 3, और फिर हमने इस पे गॉस थ्योरम अप्लाई कर दी कि जो फाई होता है हमारा किसके बराबर होता है, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये पहली सरफेस के लिए फ्लक्स होगा, ये दूसरी सरफेस के लिए फ्लक्स होगा, ये तीसरी सरफेस के लिए। अब इनके बीच में जो एंगल है वो हमें पता है, वो हमने इसमें वैल्यू में पुट कर दिए, ठीक है। अब ये हमारा EDS cos 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0। तो इसलिए ये क्या होगा आपका 0 होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा 0। तो ये बचा हमारा EDS प्लस EDS। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या रहेगा, पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस में थ्रू आउट क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए E को हमने बाहर ले लिया DS। अब DS क्या है, स्मॉल एरिया हमने यहाँ पर ले रखा है, एक स्मॉल एरिया यहाँ पर ले रखा है, एक स्मॉल एरिया यहाँ पर ले रखा है। लेकिन यदि इसका हम इंटीग्रेशन करेगा तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कंप्लीट ये निकल के आ जाएगा, और ये हम कितना लेके चल रहे हैं, एक, ये हो जाएगा हमारा EA प्लस EA इसके बराबर। अब इस देखो, अब Q इनसाइड क्या होगा, देखो बाहर तो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो हो नहीं सकता, तो चार्ज तो जो होगा वो आपकी किस सरफेस में होगा, देखो मैं बता देता हूँ एक बार से आपको। जो चार्ज है आपका वो इस सरफेस में होगा सिर्फ, ठीक है, ये वाली सरफेस आप दिखाई दे रहे हो, ये सर्कुलर। अब देखो हमने क्या है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो ये अंदर से तो ये एक किस प्रकार की बनेगी, जो अंदर का हिस्सा है, इमेजिन करके देखो सिलेंडर का अंदर का हिस्सा वो सर्कुलर ही तो होगा, और उसका एरिया जितना एरिया ये होगा और जितना एरिया ये होगा, ठीक है, जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये होगा सेम, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी लिया हमने इसके लिए सिग्मा, तो सिग्मा क्या हो जाएगी आपका, चार्ज जितना है, जो चार्ज इनसाइड है डिवाइडेड बाय एरिया। तो चार्ज की, और यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा ए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि जहां चार्ज है, चार्ज की जगह सिग्मा इंटू क्या पुट कर लिया, ए। चार्ज की जगह क्या पुट कर लिया, सिग्मा इंटू ए। हमने नेक्स्ट स्टेप मतलब क्यू इनसाइड आया था, क्यू इनसाइड की जगह हमने क्या पुट कर दिया था, सिग्मा इंटू ए। ये वैल्यू पुट कर दी हमने, ए से ए हमारा कैंसिल, और ए की वैल्यू कितनी आई आपकी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया था यहाँ पर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही एक्सप्रेशन होता है दोस्तों, एग्जाम में आपको यही करके आना है। तो ये आपका जो डिस्टेंस है कि सीट से कितनी दूर है उस पर कोई डिपेंड नहीं करता, आर पे ये वैल्यू डिपेंड नहीं करती, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमने आपको ये वैल्यू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की आई, और ये जो वैल्यू है ये डिपेंड नहीं करती। उसके बाद हमने दो सीटें ली, ठीक है, जैसे सीट ये 1 है, ये सीट 2 है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया, ठीक है। और इसकी जो सिग्मा क्या ले लिया हमने, इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ले ली। तो हमने 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउट करके देखा, एक ये पॉइंट, एक हमने ये पॉइंट, और एक हमने ये पॉइंट। हमने क्या पाया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट में और इस दूसरी सरफेस में, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, आपका 0 है। लेकिन इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एग्जिस्ट करेगा, और वो कितना एग्जिस्ट करेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका प्रिंसिपल भी है आपका किसका, कैपेसिटर का, जो हम कैपेसिटर में यूज करेंगे। यानी जो ये इतनी सरफेस है बीच में,
यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और यदि आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लॉट करने की खींचे तो आप इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके लिए स्केच कर सकते हो यदि एग्जाम में पूछे तो इस प्रकार से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में हमने आपको बताया था कि द वैनिशिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैनिशिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। If an object located inside a hollow conductor is subjected to electric field, यानी उसके ऊपर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यानी किसी ऑब्जेक्ट को लेकर किसी होलो कंडक्टर के अंदर रखेंगे और उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि होलो कंडक्टर शील्ड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो होलो कंडक्टर है उसने सेव कर लिया किसको, ऑब्जेक्ट को, किससे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। और इसी कंसेप्ट का हम यूज करते हैं जो ऑडियो सिग्नल्स को कैरी करने के लिए जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं उसमें हम यूज करते हैं इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फिनोमिना का। तो दोस्तों ये था आज के हमारी क्लास में बेहद इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है, तीसरी एप्लीकेशन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए, उसके बाद अलग अलग दो शीट लेके देखा, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखा कितना होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए आपके साथ डिस्कस किया। न्यूमेरिकल के लिए हम इसके लिए एक अलग से क्लास लेंगे, और उम्मीद करता हूं आपको ये हमारी वीडियो बेहद पसंद आए।